हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 8th क्लास। आई नो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है हमको पढ़ने में। तो बच्चों, आज क्या करने वाले हैं जरा उस पर पहले नजर मारते हैं और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बच्चों, अभी तक ये हमारे ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं: इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने एक दो टॉपिक जो है वो मैंने आपको स्किप करवाए थे। क्यों स्किप करवाए थे? क्योंकि उसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मुझे सॉल्व करवाना था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पर्टिकुलर 8th टॉपिक करने वाले हैं। और ये 8th टॉपिक कंप्लीट होते ही आपका जो बचा हुआ टॉपिक था कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा, जरा पहले हम जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। पहले देखेंगे हमने क्या क्या स्किप किया था और फिर देखते हैं आज का सेशन, आज का न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर पर हम आ गए। कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या क्या स्किप करवाया था, पहले मैं आपको ये बता दूं। मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज की डेफिनेशन को स्किप करवाया था। मैंने आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी स्किप करवाया था, ये दो चीजें स्किप करवाई थी। और तीसरा मैंने आपको स्किप करवाया था ये वाला पॉइंट, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में पॉइंट था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको ये स्किप करवाया था और इसके मैंने ब्रैकेट में भी लिखा था न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को कि ऐसा क्या है जिसके लिए मैंने आपको ये सारी चीजें छोड़वाई थी। उसके लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा लिखना होता है। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो दूसरी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या है। वैसे दिखा दूं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमारा ये रहा टाइप 1 और एक हमारा टाइप 2। ये दो एग्जाम्पल देखेंगे, इससे हमको क्लैरिटी हो जाएगी। और ध्यान रखना, ये एग्जाम में आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में 6 मार्क्स में आएगा सीधा, अगर आया तो चलिए बच्चों, सीधा आते हैं अपने इस एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हम दूसरी स्क्रीन पर देखते हैं। तो बच्चों, आ गए हम अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ और आपके सामने ये जो पहला एग्जाम्पल है वो दे रखा है, जिसका हमारा नाम क्या है, टाइप 1 फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ये फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा। मैं पहले आपको सीधा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ लेकर आता हूं। बच्चों, यहां पर आपको देखो 3 केसेस दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। जरा केस 1 को एक बार पहले अच्छे से देखो। केस 1 में क्या दे रखा है, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपीस की। ओके। आपके पास लोन 1 रुपए का भी नहीं है। ओके। और टोटल पैसा आपने कितना लगाया हुआ बिजनेस के अंदर, 30 लाख रुपए लगाया हुआ है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। दूसरे केस में आओ, टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें भी 30 लाख है, दिख रही है आपको, इसमें भी 30 लाख है और केस 1 में भी 30 लाख है, केस 2 में भी 30 लाख है। लेकिन यहां पर हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे हमने 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का लगाया हुआ है और 10% का हमने लोन लिया है। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। मतलब ये टाइप केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 30 लाख पूरे इक्विटी शेयर के लगे हुए हैं और केस 2 में 20 लाख इक्विटी शेयर के लगे हुए हैं और 10 लाख जो है हमारे लोन के लगे हुए हैं। केस 3 के अंदर भी हमने 30 लाख रुपए टोटल लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 10 लाख रुपए हमने अपने खुद के लगाए हुए हैं और 20 लाख रुपए का हमने लोन लिया है। क्लियर? तो हो क्या रहा है, तीनों केस को अगर मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊं, तीनों केसेस को, तो तीनों केसेस के अंदर हमारा टोटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट 30 लाख ही हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से। पहले केस के अंदर सारा पैसा हमारा खुद का है, ओनर्स का। दूसरे में 20 लाख हमारा है, 10 लाख लोन का है। और तीसरे में 10 लाख खुद का, 20 लाख लोन का है। ठीक है? ओके। टैक्स रेट तीनों में 30% है, इसमें भी 30% है, इसमें भी 30% है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? ओके, ये भी समझ में आ गया। और बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है, देखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, ये आपको कितना दे रखा है, 4 लाख रुपीस दे रखा है। मतलब ये कि ये पैसा आपने कमाया है और बस इस पैसे में से आपको क्या पे करना रह गया है, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना रह गया और टैक्स का अमाउंट पे करना रह गया, और बाकी ये हमारा पूरा प्रॉफिट है। बस इसमें से 2 एक्सपेंसेस माइनस करने रह गए हैं, बाकी ये हमारा बिजनेस में प्रॉफिट है जो हमने कमाया है। आपको ये लॉजिक क्लियर है? और ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर भी 4 लाख है, इसके अंदर भी 4 लाख। मतलब ये तीनों केसेस सेम है, तीनों में हमने 4-4 लाख रुपए EBIT कमाया है, तीनों में 30-30% हमारा क्या है, टैक्स रेट है, तीनों में ही 30-30 लाख रुपए हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। बट द ओनली डिफरेंस इज, पहले केस में अंदर 30 लाख पूरा इक्विटी का पैसा लगा हुआ है, दूसरे के अंदर 20 लाख इक्विटी का, 10 लाख हमारा उसका लगा हुआ है, डेट का लगा हुआ है। तीसरे केस के अंदर 10 लाख इक्विटी का लगा हुआ है और 20 लाख लोन का लगा हुआ है।
आपको बस यहां पर ये देखना है कि यहां पर लोन लेने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो हम पूरा का पूरा पैसा हम खुद का लगाएं या कम लोन ले या ज्यादा लोन ले। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में लोन लेने का कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वैसे लोग क्या कहते हैं, लोन नहीं लेना चाहिए, इसमें हेडेक हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। अब यहां पर देखते हैं, इस सिचुएशन में देखते हैं कि लोन लेना फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारी कितनी थी, 4 लाख थी। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर 4 लाख लिख दिया, ओके। इंटरेस्ट पेमेंट है बच्चों यहाँ पर कुछ, ऊपर वाले केस में देखो 1 रुपए का भी लोन नहीं है, देखो यहाँ पर 1 रुपए का भी लोन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं मुझे 1 रुपए का भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। हाँ सर, आपको 1 रुपए का भी इंटरेस्ट पे नहीं करना, मतलब ये लोग कहेंगे यार मजा आ गया, यार तो 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना हो जाएगा, ये भी 4 लाख हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। टैक्स मेरा कितना है 30%, तो 4 लाख का 30% निकालो, कितना होता है सर, 4 लाख का 30% होता है 1,20,000। तो सरकार मेरे से कितना टैक्स ले गई, 1,20,000 ले गई, ओके। अब मुझे बताओ बच्चों कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास, 2,80,000 बचा हुआ, ठीक है। हमारे पास 2,80,000 रुपए का क्या बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा हुआ है। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट। बच्चों डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने की थी, 30 लाख की थी। 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैं कह सकता हूं हमारे पास 3 लाख शेयर है। 30 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, हमारे पास कितने हो गए शेयर, 3 लाख शेयर हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट हमारा टोटल हुआ है 2,80,000 का, हमारे पास शेयर्स कितने हैं 3 लाख। तो मुझे बताओ पर शेयर हमने कितना पैसा कमाया, पर शेयर। तो क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को हम किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि पर शेयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया। और जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.93। क्लियर, क्या आएगा 0.93, ओके। बच्चों दूसरे केस में देखते हैं, सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है, 4 लाख है। हाँ सर 4 लाख है, क्या इसमें कोई इंटरेस्ट का पेमेंट है, हाँ बच्चों हमने 10 लाख का लोन लिया है 10% पर, तो हमको करीबन करीबन 1 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट का पे करना पड़ेगा। क्या ये चीज क्लियर है आपको, कोई डाउट इसमें, हाँ नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अच्छा बताओ बच्चों हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना बचेगा, 3 लाख बचेगा, ओके। टैक्स कितना जाएगा 3 लाख पर, 30%, 90,000, ओके। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना बचेगा बच्चों, 2,10,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताओ बच्चों कितने हैं, 20 लाख की इक्विटी कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैं कह सकता हूं 20,000 या 2 लाख, हाँ 2 लाख हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। 20 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हो गए, 2 लाख हो गए। डिवाइड करो तो पर शेयर हमने कितना कमाया, तो बच्चों हमने पर शेयर कमाया 1.05। ओ माय गॉड बच्चों, यहां तो चमत्कार हो रहा है। कैसे, लोन लेने का फायदा हो रहा है, मतलब ये पिछले वाले केस के अंदर हमारे पास लोन नहीं था तो हम कमा रहे थे पर शेयर 0.93, लेकिन अब हमारे पास लोन आ गया है और लोग कहते हैं लोन नहीं लेना चाहिए, खामा का हेडेक होता है, लेकिन लोन लेने तो फायदा हो रहा है, हमारा जो पर शेयर प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है 1.05। चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर चमत्कार हो रहा है। तीसरे केस की तरफ आए, हाँ सर तीसरे केस की तरफ आओ। तीसरे केस में क्या हो रहा है सर, 4 लाख आपने कमाया, हाँ सर कमाया, इंटरेस्ट कितना पे करना है बच्चों, 10% का लोन है आपका, 20 लाख का लोन है, 10% लोन है 20 लाख रुपए का, तो आपका 2 लाख रुपए का क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। हाँ यार कैसे निकाला, 20 लाख का लोन है 10% के हिसाब से, तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना हो जाएगा हमारा, 2 लाख। कोई डाउट इसमें नहीं। 30% टैक्स माइनस करो, कितना आ गया हमारा 60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितना आ जाएगा हमारा, 1,40,000, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों, 10 लाख हमारे पास इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास 1 लाख। डिवाइड करो बच्चों, पर शेयर हमने कितना कमाया, पर शेयर हमने कमाया 1.40। बच्चों यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही होगी आपको, सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, बच्चों कोई गड़बड़ नहीं है कैलकुलेशन में, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन है।
जरा गौर फरमाइए, यहां पर हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया था केस 2 के अंदर, यहां पर हमने 10 लाख का लोन लिया था और हमारा जो अर्निंग पर शेयर है 0.93 से इंक्रीज होके कितना चला गया 1.05 पर आ गया। मतलब ये कि पर शेयर हम ज्यादा कमा रहे हैं। और तीसरे केस के अंदर, आई रिपीट, तीसरे केस के अंदर 1.40 हो गया। चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है इसका रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर देखो लोन लेने का फायदा हो रहा है। तो एक सवाल आता है, क्या सर हमेशा लोन लेने का फायदा होगा? चेक कर लेते हैं। अब बच्चों आएंगे अपने दूसरे टाइप के एग्जांपल पर, नेक्स्ट पेज पर। सेम सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बस आपको ये बता देता हूं। देखो, इसके अंदर भी 30 लाख का लोन है, 30 लाख पैसा इन्वेस्ट है, इसके अंदर भी 30 लाख पैसा इन्वेस्ट है, इसके अंदर भी 30 लाख पैसा इन्वेस्ट है। इसके अंदर 0 लोन है, इसके अंदर 10 लाख का लोन है, इसके अंदर 20 लाख का लोन है। बिल्कुल ऊपर वाला एग्जांपल कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। ऊपर वाला अमाउंट 4 लाख का था, यहां पर जो अमाउंट है वो 2 लाख का है। ठीक है, गौर से देखो, ऊपर वाले एग्जांपल में हमारा जो ईबीआईटी था वो 4 लाख था, नीचे वाले एग्जांपल में 2 लाख है। बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सिचुएशन वही है। पहले 30 लाख हमने खुद के लगाए थे, दूसरे केस में 10 लाख का लोन लिया, तीसरे केस में हमने 20 लाख का लोन लिया। अब जरा देखते हैं कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बच्चों बताओ कितने हैं? सर हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 2 लाख रुपए का। ओके, क्या कोई इंटरेस्ट है? सर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितने हो जाएंगे? सर ये भी 2 लाख हो जाएंगे। ओके, 30% टैक्स के हिसाब से कितना काटोगे? 60,000 काटोगे। ठीक है, कितना पैसा बचेगा? 1,40,000। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट अभी तक इसमें? बताओ कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास? 3 लाख। ठीक है, डिवाइड करो बच्चों, कितना आएगा? डिवाइड करो, आपका आएगा 0.4 समथिंग। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? 0.47। ठीक है, ओके, 0.47 आएगा हमारा। दूसरा केस देखते हैं। अब देखो इसमें बढ़ता है कि नहीं बढ़ता बच्चों? 2 लाख का हमने लिया था, इंटरेस्ट हमारा बच्चों 10% का लोन है और 10 लाख का हमने लोन लिया है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख का हो जाएगा। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना हो जाएगा हमारा? 1 लाख। टैक्स कितना पे करेंगे हम? 30,000। 1 लाख का 30% 30,000। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस कितने हो जाएंगे हमारे? 70,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चों? 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 2 लाख हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे। डिवाइड करो, पर शेयर हमने कितना कमाया? पर शेयर हमने कमाया 0.35। मतलब बच्चों यहां पर हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो पहले के मुकाबले कम हो गई। धोखा। ऊपर वाले एग्जांपल में लोन लेने का फायदा हो रहा था ना, 0.93 से 1.05 पे चले गए, और नीचे नुकसान हो रहा है सर, हम 0.47 से 0.35 पे चले गए। तीसरा देखते हैं क्या होगा बच्चों। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है हमारा? 2 लाख है। इंटरेस्ट 10% लोन कितने का लिया हमने? 20 लाख का लिया, तो 2 लाख का तो इंटरेस्ट ही हो गया। ओहो, अर्निंग बिफोर टैक्सेस 0, 0 पर टैक्स 0, अर्निंग आफ्टर टैक्स 0। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चों हमारे पास? 1 लाख। अब 0.35 से हम इस पे चले गए। मतलब बच्चों देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां तो कांड ही हो गया। 0.47 से पहले 0.35 पे आए थे, 0.35 से सीधे 0 पे चले गए। ऐसा कैसे हो गया? अब यहां पर एक बच्चा बोलेगा सर ऊपर आप ज्यादा पैसे कमा रहे थे और नीचे आप कम पैसा कमा रहे हो, इसलिए डिफरेंस आया। आप कई हद तक तो पकड़ लिया आपने, पूरे तरीके से तो नहीं पकड़ा, लेकिन कई हद तक पकड़ लिया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, ऊपर हम ज्यादा कमा रहे थे तो ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना? नीचे हम कम कमा रहे तो कम की तरफ जाएगा। ये कुछ अटपटा लॉजिक नहीं लग रहा आपको? 4 लाख कमा रहे हैं तो सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, और लोन लोगे तो और ज्यादा पैसा कमाओगे। और 2 लाख हम कमा रहे हैं, ईबीआईटी हमारा 2 लाख है,
तो और कम होता जा रहा है लोन लेने पे। तो यहां पर कुछ लॉजिक बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। हाँ, लॉजिक बनना चाहिए। अब लॉजिक क्या है जरा ये समझते हैं बच्चों। देखो, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है हमारा, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट है बच्चों 10% का लोन, हाँ है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा 10%, इस केस में भी 10% है और नीचे वाले केस में भी 10% है, हाँ है ना, बिल्कुल सही। अब जरा बच्चों मुझे ये बताओ हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा हमने लगाया है उस पर कमा कितना रहे हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल देते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको क्लियर हो जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और वही यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट वही कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ईबीआईटी बच्चों हमारा कितना है 4 लाख रुपए। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 30 लाख रुपीस। ठीक है, तो जरा परसेंटेज निकालोगे। सब परसेंटेज आ रही है 13.33%। मतलब ये कमा हम ज्यादा रहे हैं, कमा रहे हैं हम 33.3%, कमा हम ज्यादा रहे हैं और लोन हमारा सस्ता है कंपैरेटिवली, है कि नहीं। लोन हमारा 10% का है लेकिन उसके मुकाबले में हम कमा ज्यादा रहे 13.33। तो इसका मतलब ये है कि हम फायदे में हैं। तो जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट, जब भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI हमारा कॉस्ट ऑफ डेट COD से ज्यादा होगा, आई रिपीट, जब भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा, तब हम जब भी लोन लेंगे, जब भी हम लोन लेंगे हमको फायदा होगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है। जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोन से महंगा हो, ज्यादा होगा, हम ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, तब लोन पर तब ज्यादा लोन लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे केस में, हमने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वही लिखा हुआ ना, हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से छोटा है। क्लियर, ओके। नीचे वाले केस पर आते हैं। नीचे वाले केस में क्या दे रखा है बच्चों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो। ईबीआईटी कितना है 2 लाख, ईबीआईटी कितना है हमारा 2 लाख का, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा है बिजनेस में हमने 30 लाख का। जरा निकालो कितना आ रहा है, ये आ रहा हमारा 6.67%। अब बच्चों देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा है 6.67%, कॉस्ट ऑफ डेट COD हमारा कितना है 10%। हमारा मतलब इंटरेस्ट महंगा है, कमा कम रहे हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, कमा कम रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, और लोन लोगे तो डूबोगे ही ना। इंटरेस्ट महंगा पड़ रहा है, कमा तुम रहे नहीं हो, तो जितना और इंटरेस्ट पे करोगे, जितना और लोन लोगे, उतना ही तो सर में पड़ेगा ना बोझ। वही चीज यहां पे लिखी हुई है। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, when cost of debt is greater than return on investment। क्लियर, यही चीज है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि लोन लेना कब फायदेमंद होता है, तो आप क्या बोलोगे, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होता है, तब लोन लेना फायदेमंद होता है। और कब फायदेमंद नहीं होता है, जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होता है, जब आपको इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करना होता है इन कंपैरिजन टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कमा कम रहे हो, इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान होगा, इसलिए आपको लोन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और जब आप कमा ज्यादा रहे हो, जब आप कमा ज्यादा रहे हो और इंटरेस्ट कम पे कर रहे हो, तो ऐसे में फायदा होगा, तो और लोन ले सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब ये
जब भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो हम लोन ज्यादा लेते हैं, और जब हम लोन ज्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो गया। देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर हमने जैसे 10 लाख का लोन बढ़ाया, हमारा ईपीएस 1.05 हो गया। यहाँ पर हमने 20 लाख का लोन लिया, हमारा जो ईपीएस है वो 1.40 हो गया। तो इसी प्रोसेस को टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया? When your rate of interest is more than cost of debt, you can use more debt in order to increase your earning per share. तो ऐसे केस के अंदर जब ये सिचुएशन हो तब आप लोन ज्यादा प्रेफर करोगे। कंक्लूजन ये है, ठीक है ना। और जब ये सिचुएशन है व्हेन ROI इज लेस देन COD, तो ऐसे केस में आप लोन कम लोगे और आप इक्विटी ज्यादा लोगे, तब जाके आपका ईपीएस इंक्रीज होगा। क्लियर? तो इस चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर? ओके। तो मैंने आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता दी। और फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जब भी हम, आई रिपीट, जब भी हम बिजनेस के अंदर लोन यूज करते हैं, आई रिपीट, जब भी हम बिजनेस के अंदर लोन यूज करते हैं, लोन मतलब फाइनेंस हमने करवाया, लोन लिया, उससे जब हमारा ईपीएस इंक्रीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। लेवरेज लीवर, आपने बच्चों सीसॉ खेला है? सीसॉ, एक यहाँ पे बैठता है, यहाँ बैठता, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे, कभी ये ऊपर। तो वही चीज लीवर का काम करता है लोन। फेवरेबल वाले में देखो ईपीएस ऊपर की तरफ जा रहा था, अनफेवरेबल वाले में ईपीएस नीचे की तरफ जा रहा था। तो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है जब भी आप अपने बिजनेस में लोन यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं आपने फाइनेंशियल लेवरेज यूज किया है। उस लेवरेज से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। किस पर डिपेंड करता है? इन दो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब हो गया जब आप बिजनेस के अंदर लोन यूज करते हो तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। क्लियर? ओके। और जब इस प्रोसेस के थ्रू जब हम अपना ईपीएस इंक्रीज करते हैं तो उसे बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बच्चों नोट्स की तरफ चलते हैं, रीडिंग करेंगे और कंप्लीट करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आई होप बच्चों को ये एग्जांपल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हमारा ईपीएस इंक्रीज होगा। और यहाँ पर हमने अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है कॉस्ट ऑफ डेट से, इसलिए हमारा जो ईपीएस है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो मैंने बोला ना, लीवर से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, सीसॉ गेम की तरह। वो किस पर डिपेंड करता है? वो सिर्फ इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बच्चों तो चलते हैं नोट्स की तरफ और वहां जाकर इस टॉपिक को रीड करेंगे और आज के सेशन को एंड करेंगे। तो चलिए बच्चों नोट्स की तरफ चलते हैं। तो आ गए हम बच्चों अपने नोट्स की तरफ और फटाफट से रीडिंग कंप्लीट करते हैं। बच्चों हमारा टाइप 1 एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया? हो गया। ये हमारा टाइप 2 वाला अच्छे से एग्जांपल क्लियर हो गया? हो गया। चलो अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी चूज कर सकती है और अपने आप को ईपीएस को इंक्रीज करा सकती है। मतलब ये वो डेट ज्यादा यूज करेगी। अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। पहला वाला एग्जांपल क्या था कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा था, तो उन्होंने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या? इन्होंने इक्विटी दिया, लोन लिया, तो उस केस में क्या हुआ? आपका ईपीएस इंक्रीज हो गया। तो मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आप ये ध्यान रखते हो कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ईपीएस आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो लोन लेकर, तो आप ज्यादा लोन ले लेते हो। लेकिन अगर आपका ये अनफेवरेबल होता है तो आप इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करते हो जिससे आपका ईपीएस मेंटेन रहे। आई होप बच्चों आपको अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बाकी जो दो डेफिनेशन रह गई थी वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब तो अच्छे से क्लियर है। The proportion of debt in overall capital is also called financial leverage। बस वही, आप जब पूरी कैपिटल के अंदर, कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब है यहाँ पर डेट और इक्विटी, तो डेट और इक्विटी में टोटल जो डेट का पोर्शन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सिंपल सी चीज, उसे हम बुलाते हैं अपना फाइनेंशियल लेवरेज। और लास्ट क्या दे रहा है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डेफिनेशन क्या है?
इट रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट मतलब ईपीएस की बात हो रही है बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ईपीएस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। तो याद है हमने जब इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसी वजह से तुम्हारा ईपीएस इंक्रीज हो रहा था। तो इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और इस सेशन को एक बार और देखना, अच्छे से रिवाइज करना, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ सकता है 5 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का, इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं जिसके अंदर हम फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।